वेल 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 वेल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? चलिए, तो बेटा ये जो हमारा सेशन था रैपिड रिवीजन आरआर का फॉर सीएसीएमए इंटर प्लेस ऑफ सप्लाई एक टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है ओके आज हम लेने वाले हैं। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूअस क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका जीएसटी का पूछा जाता है, उसमें एक 5 मार्क का क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई पे होता ही है। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, अभी आपने मेरा वीडियो सुनकर ओके इसको आज ही खत्म कर देना प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके क्वेश्चंस भी आज भी देख लेना। तो चलिए हम देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा चार्ट रिवीजन। आ जाइए चार्ट पे। चार्ट अगर आपके पास होगा तो ये फटाफट रिवाइज कर लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, यस, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चलिए, अब प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको क्या है, 4 डेफिनेशंस दी है। आ जाओ फटाफट प्लेस ऑफ सप्लाई पे आ गए। और मुझे बताओ अभी तक की रिवीजन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, आपकी कमेंट्स जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो जो ऑफलाइन मोड में देखेंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोटिस पे आपको ये वीडियो अभी दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि चलो रिवीजन कर लेते हैं ऑनलाइन कनेक्ट होके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ओके शायद ये अभी जो हमारा टाइम बदल गया है तो उनको नहीं पता, लेकिन चलो आप ऑफलाइन मोड में अपने कंफर्ट के हिसाब से देखोगे तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको ये बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी कमेंट जरूर देना कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका ये रिवीजन कैसा लगा। चलिए, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आज तक तो नहीं पूछा, डेफिनेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज मत करना। ओके, लेकिन जस्ट बता देता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये चारों डेफिनेशन जस्ट रीड करके जाना, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो सिचुएशन में जीरो रेट सप्लाई के बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे दी है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इज इंडिया। एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा? एक्सपोर्ट तब बोला जाएगा कि भाई साहब ओके सप्लायर जो है ना वो इंडिया में है, सप्लायर जो है वो इंडिया में है और सर्विस वो इंडिया के बाहर दे रहा है। तो सप्लायर इंडिया में है और रिसिपियन इंडिया आउटसाइड इंडिया, रिसिपियन आउटसाइड इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है। एंड अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और इफ अलाउड बाय आरबीआई तो रुपीज में भी अलाउड है, और सप्लाई रिसिपिएंट आर नॉट डीडीपी। तो सिंपल वर्ड में एक्सपोर्ट सर्विस कब बोला जाएगा? जब सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा। बस, इससे ज्यादा आप एम्फोसाइज मत करना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कब बोला जाएगा? तो व्हेन गुड्स आर टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जब गुड्स जो है इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोला जाएगा। ये नोट वगैरह कोई आपके इंपॉर्टेंट काम की नहीं है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो कब बोला जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया में बाहर से गुड्स लाना, समझ लो ये यूएस है, और यूएस से गुड्स इंडिया में लाना, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो भाई साहब जब आप इंडिया में गुड्स बाहर से लाओगे ओके तो उसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोला जाएगा। चलिए, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट इन इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये चारों डेफिनेशन जस्ट रीड करके चले जाना, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं सेक्शन 9 पे आ जाऊँ। आपको क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9, जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है। सेक्शन 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके ऊपर कंटिन्यूस क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सेक्शन 12। ये 3 सेक्शंस आप मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो। ओके, 3 सेक्शन मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो। चलिए, ओके, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। अब देखो, एक मैं आपको इनवॉइस का फॉर्मेट बताता हूँ। ओके, जैसे ये हमारा इनवॉइस है, ये ओके अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये हमारा टैक्स इनवॉइस है। ठीक है, अब ये जो हमारा टैक्स इनवॉइस है, थोड़ा जूम करके बताओ, तो ये हमारा टैक्स इनवॉइस है। इसमें क्या होता है? ओके, सप्लायर का लोकेशन, आप इनवॉइस में यहाँ पे सप्लायर, ओके सप्लायर्स की डिटेल होती है, और यहाँ रिसिपिएंट की डिटेल होती है। ओके, तो यहाँ सप्लायर का जो एड्रेस होता है, सप्लायर का जो एड्रेस होता है वो सप्लायर का लोकेशन माना जाता है, मतलब एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाता है। ओके, ओके, तो
जो है सप्लायर का लोकेशन माना जाता है और आपको बिल में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना पड़ता है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो ये लोकेशन ऑफ सप्लायर, सुनो, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर और ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके बेस पे डिसाइड होता है कि ये इंट्रा है या इंटर है। अगर एलओएस और पीओएस इन सेम स्टेट में है तो इंट्रा होगा और आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। और अगर ये एलओएस और पीओएस डिफरेंट स्टेट में होगा, सुनो मेरी बात, एलओएस और पीओएस डिफरेंट स्टेट में होगा तो वो केस में आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो था आपको हम क्या फिक्स कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए अब मैं थोड़ा ये जो सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 9 थोड़ा बाद में लेता हूँ, थोड़ा आपको समझने में बाद में आसानी होगी। पहले 10 और 12 ले लेता हूँ। तो आते हैं सेक्शन 10(1) पे। ओके यस, आप में इसमें कर देना, तो अगर चार्ट में नहीं होगा तो इसको 10(1) कर देना, सेक्शन 10(1), शायद 10 है आपके इसमें प्रिंटेड, कोई स्टूडेंट के इसमें, तो उसको 10(1) कर देना। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स। हाँ, गुड्स अगर आपने सप्लाई किया, मतलब आपका सप्लाई है और वो सप्लाई गुड्स का है, सुनो वो सप्लाई गुड्स का है, तो इसका पीओएस कैसे फिक्स करेंगे? हमें बिल इनवॉइस में तो पीओएस लिखना पड़ेगा ना, तो पीओएस कैसे फिक्स करेंगे? तो इसके लिए इन्होंने सेक्शन 10(1) में क्लॉज ए, क्लॉज बी, उसके बाद में क्लॉज सी, सी ए, डी और ई, इतने क्लॉजेस इन्होंने सेक्शन 10(1) में दिए हैं। और ये क्लॉजेस बहुत ईजी है, लर्न करके चले जाना। अगर आपको याद आ जाए तो सेक्शन 10(1) ए, इसके ऊपर आपके एग्जाम में पिछले 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ये चैप्टर आपने इग्नोर नहीं करना है। अब जब आप जो है वो क्या कहते हैं, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी जब आप सप्लाई कर रहे हो और सप्लाई में मूवमेंट है गुड्स की, ओके मूवमेंट है गुड्स की, फिर गुड्स की मूवमेंट सप्लायर कर रहा हो, रिसिपिएंट कर रहा हो या ट्रांसपोर्टर, इन शॉर्ट गुड्स मूव हो रहा है। मे बी सप्लायर ने कस्टमर के प्लेस पर पहुंचा के दिया होगा कि भाई साहब आप ऑर्डर दे दो, हम हमारे प्लेस आपके प्लेस तक पहुंचा के देंगे, पर गुड्स मूव हो रहा है। या रिसिपिएंट लेके जा रहा है, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स फैक्ट्री है और रिसिपिएंट फैक्ट्री गेट से है, शॉप से लेके जा रहा है, या ट्रांसपोर्टर। इन शॉर्ट मूवमेंट कोई भी करे, आपको क्या याद रखना है, गुड्स में मूवमेंट है। अगर गुड्स में मूवमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, अब ध्यान से देखना, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको क्या है, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। ओके, मतलब जहां आपकी गुड्स की मूवमेंट, सुनना, जहां आपकी गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, ओके, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब समझ लो महाराष्ट्र है, ओके, और महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात जा रहा है और गुड्स में मूवमेंट है, सेलर महाराष्ट्र का है, ट्रक में लोड कर दिया और इस ट्रक में लोड करके ये ट्रक जो है कहाँ जा रहा है, गुड्स गुजरात, और गुड्स की मूवमेंट मूवमेंट जो टर्मिनेट हो रही है, ओके, ये मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है कहाँ पे, तो गुजरात में। तो अगर मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है गुजरात में तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, गुजरात। तो हमारे टैक्स इनवॉइस में हम क्या देखेंगे कि भाई सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र का है, ओके, और रिसिपिएंट का एड्रेस कहाँ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 क्या है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कभी भी मन से मत डिसाइड करना, वो सेक्शन 10 या 12 से फिक्स करना। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 क्या आ रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन, भाई गुड्स में मूवमेंट है, जो भी आपने समझ लो टेलीविजन बेचा, टेलीविजन बेचा तो गुड्स कहाँ मूव हो रहा है, तो गुड्स की मूवमेंट जो है गुजरात जा रही है, तो गुजरात जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका गुजरात होगा, और गुजरात होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, तो वो केस में आपका आईजीएसटी लगेगा आपके इनवॉइस में। तो ऐसे केस में गुड्स की मूवमेंट जहां टर्मिनेट होगी फॉर डिलीवरी, ओके, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओ भाई साहब, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, बहुत शॉर्ट नोटिस में मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, पर बताओ जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड हो गए तो क्लॉज ए टाइप करो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। चलो भाई साहब, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद में आते हैं बी, बी बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बी बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या होता है, ओके, देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे बाद में, लेकिन मैं एक एक समझ लो, आपको क्या होगा कि एक पर्सन, बिल्ड टू शिप टू आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसको हम नॉर्मल में थर्ड पर्सन कहते हैं, ओके, थर्ड पर्सन कहते हैं, और एक सप्लायर होगा और एक रिसिपिएंट होगा, एक सप्लायर होगा और एक रिसिपिएंट होगा, ठीक है। तो सप्लायर और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और रिसिपिएंट इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसमें क्या होता है, बिल टू शिप टू में, ओके, सप्लायर इनवॉइस, पहला इनवॉइस थर्ड पर्सन को देता है, ओके, इनवॉइस 1 कहूं तो थर्ड पर्सन को देता है, और यहाँ पे शिप टू इसको कर देता है, रिसिपिएंट को, शिप टू रिसिपिएंट को कर देता है। और फिर जो जिसके डायरेक्शन पे, ओके, क्योंकि ये उसको डायरेक्शन देता है,
ये रजिस्टर पर्सन इसको डायरेक्शन देता है कि डायरेक्ट शिफ्ट टू कर दो। ये डायरेक्शन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके डायरेक्शन पे शिफ्ट हुआ है। और दूसरा इनवॉइस यहाँ बनता है। ओके, दूसरा इनवॉइस यहाँ बनता है। तो यहाँ 2 इनवॉइस बनते हैं। तो भाई साहब 2 इनवॉइस में 2 प्लेस ऑफ सप्लाई आएंगे। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर इस सप्लायर ने बिल टू इसको किया होगा और शिप टू इसको किया होगा, तो जो इसका पहला इनवॉइस बनेगा, ओके, ये बिल टू शिप टू क्लॉज बी में जाएगा। ओके, तो ये इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ओके, ये इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लॉ ये कहता है, देखो, तो पहला जो इनवॉइस है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी ये जो थर्ड पर्सन है इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? ओके, तो अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ओके, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम जब इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करेंगे, सॉरी, इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम फिक्स करेंगे, भाई सप्लायर ने ये दिया रिसिपिएंट का, और शिप टू शिप टू आर को दिया है। ओके, एड्रेस शिप टू मतलब एड्रेस ऑफ डिलीवरी आर की है, तो बिल टू शिप टू है, तो बिल टू शिप टू होगा, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? तो जिसके डायरेक्शन पे, जो थर्ड पर्सन है जिसके डायरेक्शन पे हमने ओके शिप टू किया है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो जब भी आप जो है ना ओके इंटरस्टेट इंट्रास्टेट डिसाइड करो और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रॉब्लम आए, तो पहले एलओएस और बाद में पीओएस। पीओएस आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा। चलिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको ये कहूं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन गुड्स आर सप्लाइड टू रिसिपिएंट। ओके, ये लेना। तो चलिए, इसका तो हम क्लॉज बी में फिक्स कर देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब इसका पीओएस अगर मैं फिक्स करने जाऊं तो इसका पीओएस, भाई साहब, इसका पीओएस जो है, पहले इनवॉइस का पीओएस आपका 10-1, ओके, 10-1 बी में फिक्स होगा। अब कभी कभी क्या पूछते हैं कि भाई जो ये सेकंड इनवॉइस बन रहा है, सेकंड इनवॉइस किसके बीच में बन रहा है? सेकंड इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन और रिसिपिएंट के बीच में बन रहा है। तो ये सेकंड इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन और रिसिपिएंट के बीच में बन रहा है, तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में इसका पीओएस कैसे फिक्स करेंगे? तो इसका पीओएस, भाई यहाँ तो मूवमेंट टर्मिनेट हुई ना, गुड्स आया, मूवमेंट टर्मिनेट हुई, यहाँ पे टर्मिनेट हुई, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10-1 ए से फिक्स होगा। इसलिए जब भी बिल टू शिप टू वाला ट्रायंगल दिखा आपको, तो पहले तो आपने प्रॉब्लम में ट्रायंगल बना लेना, और ट्रायंगल बना के ओके पहला इनवॉइस ढूंढना और दूसरा इनवॉइस ढूंढना। पहला इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई 10-1 बी से फिक्स होगा और दूसरे इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई 10-1 ए से फिक्स होगा। ये क्लॉज बी समझा क्या बेटा? प्रॉब्लम लेंगे हम, ओके, कुछ प्रॉब्लम तो मैं आरआर में ले रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, जरूर लेंगे। बी समझा होगा तो फटाफट बी टाइप करके बताओ। ओके, ये हुई ना बात। ओके, क्या बात है, जो स्टूडेंट मजा मजा आ गया, मजा आ गया, एमजेड लिख रहे हैं, ये हुई ना बात। ओके, चलिए, तो बी टाइप करके बताओ। चलो, अब मैं आ जाता हूं क्लॉज सी पे। सी क्या कहता है? कभी कभी गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट। अब कभी कभी होता है ना, एज इज वेर इज बेसिस, इसको हम कहते हैं एज इज वेर इज बेसिस। वेर इज बेसिस मतलब जहां गुड्स है, जहां वहीं बेचा आपने। ओके, जैसे मैं रेगुलर क्लास में आपको जनरेटर का एग्जांपल देता हूँ। अपने प्रेस्टीज पॉइंट पे जनरेटर हमने खरीदा था, तो जिसका जनरेटर था वो जनरेटर वही फिट था, वो भी प्रेस्टीज पॉइंट पे था पुणे में, और हमने खरीदा, हम भी वही बिल्डिंग में है। तो मैंने कहा ठीक है ना, तेरे कनेक्शन इधर कर दे, गुड्स मूव नहीं हुआ, गुड्स ने मूव नहीं हुआ, जनरेटर बस कनेक्शन शिफ्ट कर दिया हमने वो जनरेटर खरीद के, क्योंकि पुराना जनरेटर खरीदा था। तो एज इज वेर इज बेसिस पे होता है। तो वो केस में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? ओके, ये सेकंड कॉलम पे ज्यादा एम्फसाइज मत करना। ओके, सेकंड कॉलम पे डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेना। तो ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स में मूवमेंट नहीं है, तो गुड्स का लोकेशन कहां पे है? एट द टाइम ऑफ गिविंग डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ गिविंग डिलीवरी गुड्स का जहां लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो चलो, ये हो गया क्लॉज ए हमारा, बहुत ही सिंपल। सेक्शन 10 बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है तो सेक्शन 12 डिफिकल्ट है, 10 डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो मूवमेंट होगी तो क्या, बिल टू शिप टू होगा तो क्या, मूवमेंट नहीं होगी तो क्या। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ओके, 10-1 सी और अमेंडमेंट थी लास्ट ईयर की। ओके, और इसके ऊपर एक सर्कुलर भी है। 10-1 सी क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, इट ओवरराइड्स 10-1 ए एंड सी। ओके, इट्स ओवरराइड 10-1 ए एंड सी। मतलब क्या, मैं आपको ये बता दूं, मतलब वो कहना चाहते हैं कि
अगर आपका सेल यूआरपी को है, समझ लो मेरी स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप में एक बंदा आ गया, पेंसिल खरीदने आ गया, तो पेंसिल खरीदने आ गया तो मैंने, अब वो तो बंदा अनरजिस्टर्ड है, स्टूडेंट है भाई साहब, ओके, बंदा तो अनरजिस्टर्ड है, तो अगर कोई भी सेल आप B2C करोगे, आई रिपीट, ओके, अनरजिस्टर्ड मतलब मैं आपको सिंपल कह देता हूं, B2C करोगे, तो अगर आप B2C करोगे तो फिर आप 10(1)CA लगाओगे। मतलब ये हुआ कि 10(1)A applicable to B2B transaction, 10(1)C applicable to B2B transaction। मतलब क्या, मतलब अगर आपने B2B किया, इनवॉइस में B2B किया, तो जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई लो, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है और B2B किया तो जहां गुड्स का लोकेशन है वो लो। लेकिन अगर आपने B2C किया तो आपको क्लॉज ए और सी नहीं लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, B2C के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका, इफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एग्जिस्ट। फिर अब जो है, अब इनवॉइस में आप जब जाओगे तो इनवॉइस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के एड्रेस पर रहेगा। मतलब आपने B2C सेल किया, भाई वो एक छोटा बच्चा आया और पेंसिल खरीदने आया, मैंने कहा बेटा तू एड्रेस बताएगा तेरा कहाँ पे रहता है, ओके मैं ना मैं यहाँ पे पुणे में रहता हूँ, ओके तो आप बेटा तो ठीक है, पुणे में कहाँ रहता है, जाओ मैं नहीं बताता, और भाग गया वहां से। तो अब क्या होता है, B2C में हो सकता है आपने एड्रेस लिखा हो या हो सकता है एड्रेस नहीं लिखा हो, ओके, तो अगर आपने एड्रेस लिखा है, एग्जिस्ट है, तो आपने लिख दिया पुणे, ठीक है भाई, छोटा बच्चा पुणे, ठीक है, उसने नाम बताया होगा तो पुणे लिख दिया। अगर आपने एड्रेस में पुणे भी लिख दिया या एटलीस्ट स्टेट कोड भी लिख दिया, स्टेट कोड भी लिख दिया तो भी चलेगा, ओके, स्टेट कोड महाराष्ट्र भी लिख दिया आपने और कोड लिख दिया तो फिर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि इफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एग्जिस्ट, तो एड्रेस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, जो उसका एड्रेस है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे माना जाएगा। इफ एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट, अब वो बच्चा भागी गया, एड्रेस ही नहीं बता रहा है, मैंने कहा बच्चे सुनना, तू जो अभी पेंसिल लिया, चॉकलेट लिया, एड्रेस तो बता के जा, कौन से स्टेट में रहता है, बात ही नहीं कर रहा है, ओके, इन शॉर्ट बहुत सी बार जब आप B2C करते हो तो एड्रेस नहीं लिखते हो, नाम ही लिखते हो। अब इनवॉइस में एड्रेस नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर लेना पड़ेगा आपको, ओके, ए भाई समझा क्या, लोकेशन ऑफ सप्लाई। और यहाँ सुनना, यहाँ पे आपने एड्रेस में स्टेट कोड भी डाल दिया तो भी चल जाएगा, हमें स्टेट ही चाहिए ना, स्टेट कोड डाल दो तो भी चलेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप B2C करोगे तो वो मोमेंट के बेस पर नहीं है, B2C के केस में आप रिसिपिएंट का क्या एड्रेस लिख रहे हो, एड्रेस होगा तो वो, नहीं होगा तो वो ले लेना, ठीक है। तो हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर्कुलर है जो मैंने अमेंडमेंट में कवर किया था। देखो मैं अभी चार्ट रिवीजन में अमेंडमेंट्स तो कवर कर रहा हूँ, लेकिन यार थोड़ा ना ओपन रहो, ओके, अमेंडमेंट चार्ट में रिवीजन होगा, ग्रिप नहीं आएगी। मैंने अमेंडमेंट्स का क्या 1.5-पौने 2 घंटे का लेक्चर दिया, थोड़ा स्पीड में देख लेना, पर अमेंडमेंट देख लेना, क्योंकि अभी आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा। ओके, अभी तो ऐसा लगेगा अरे यार ये भी देखो, छोड़ देना, ये छोड़ देते, वो छोड़ देते, अभी तो छोड़ने का अप्रोच आपका ज्यादा रहेगा। लेकिन बेटा जो चीज कर सकते थे, जैसा लाइफ में मैं आज भी बहुत सी बार डेली सोचता हूँ कि यार ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता था और कम टाइम में कर सकता था, और वो टाइम वेस्ट किया, उसमें मैंने कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। और समझ लो अमेंडमेंट पे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए अमेंडमेंट इवन तो मैं रिवीजन कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन एक बार 1.5 घंटे का लेक्चर देख लेना ना। ओके, अमेंडमेंट का लेक्चर मैंने डाला हुआ है, ओके, मेरे यूट्यूब चैनल पे थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी हुई है तो वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करो, स्क्रॉल करोगे तो आपको इंटर की अमेंडमेंट्स मिल जाएगी। ओके, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ओके, तो या वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक पे मिल जाएगी, तो अमेंडमेंट देख लेना। सप्लाई थ्रू ईसीओ, एड्रेस ऑफ डिलीवरी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ईसीओ के ट्रांजेक्शन B2C बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे सप्लायर और अमेजोन, ओके, अमेजोन है, ओके, और सप्लायर है, और अमेजोन के थ्रू B2C, ओके, समझ लो यहाँ पे, ओके, रोनित है, रोनित जो है यहाँ अपने, ओके, कोई उसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको अमेजोन के थ्रू दिवाली का गिफ्ट भेज रहा है। ओके, तो उसने क्या किया, अमेजोन को बोला इनवॉइस उसको मत देना, मेरे को देना, उसको नहीं पता रहना चाहिए क्या प्राइस है, इनवॉइस मेरे को देना, अमेजोन वालों को बोला, और शिप टू उसको कर देना, शिप टू उसको कर लेना। अब ये ईसीओ के थ्रू अगर माल बेचा गया, सुनो मेरी बात, ईसीओ के थ्रू अगर माल बेचा गया तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहेगा ये केस में, अमेजोन के थ्रू बेचा गया तो वहां सर्कुलर आया, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, सुनो, हाँ, एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो गर्लफ्रेंड का एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, ये याद रखे जाना। ओके, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वो लिया जाएगा।
चलिए, ये सीए समझा क्या? तो चलो भाई सीए समझा होगा तो सीए बन जाओ फटाफट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो 10-1 सीए बताओ समझा होगा तो। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट। भाई साहब अब क्या हुआ कि मुझे ओके मैं कोई गुड्स साइट पे असेंबल कर रहा हूँ, बहुत सी एसी प्लांट है, मशीनरी है, ओके साइट पे असेंबल करके बना रहा हूँ। अब देखो सर, ये बताओ सर, ए में और ये डी में क्या डिफरेंस है? ए में गुड्स रेडी है, गुड्स असेंबल नहीं हो रहा है। भाई ये जो है, ये एग्जांपल लो, ये टैब रेडी है, रेडी टैब है, कोई साइट पे असेंबल करने वाला नहीं हूँ। तो कोई मशीनरी है, रेडी है, कैमरा रेडी है, टेलीविजन रेडी है, लाइट्स रेडी है। तो जो गुड्स रेडी है वो आप मूव कर रहे हो, और यहाँ पे गुड्स रेडी नहीं है, आप साइट पे जाके बनाओगे। ओके, साइट पे जाके बनाओगे। तो अगर गुड्स कोई असेंबल इंस्टॉल एट साइट होगा तो ये तो कॉमन सेंस पे है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। ओके, तो अगर आप गुजरात में जाके साइट पे बना रहे हो तो जहां आप इंस्टॉल करोगे वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। उसके बाद में ई। ओके, तो ई वाला क्लॉज क्या है? गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। ओके, तो कन्वेंस पे सप्लाई हो रहा है। समझ लो आपको, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आराम से बैठे हो, सुबह सुबह हो गई, ओके ट्रेन में हो, और उधर से आता है कोई, बोलता है इच्छा वाला इच्छा। ओके, तो चलो मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो आप जो है ट्रेन में जा रहे हो, और ट्रेन में जाके फिर जो है आपको ओके गुड्स बेचा जा रहा है, टॉयज बेचे जा रहे हैं, बुक्स बेचे जा रहे हैं। तो ऑन बोर्ड किसी ट्रेन में, किसी वेसल में, शिप में, किसी एयरक्राफ्ट में, ओके जैसे एयरक्राफ्ट में एयर होस्टेस आती है और आपको गुड्स सेल करती है। तो अगर कोई ऑनबोर्ड सेल हो रहा है तो अब उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? समझ लो जो आपको टॉयज बेच रहा है वो एक कंपनी है। ओके, ट्रेन चल रही है, झिक 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 झिक, और वो टॉयज बेच रहा है। अब वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या फिक्स करेगा? तो वो ऐसे थोड़ी क्या, ओके यहाँ विंडो से देखेगा, खिड़की से देखेगा हम कौन से स्टेट में है, कौन से गांव में है, वो ऐसे थोड़ी देखेगा। ओके, और रात होगी तो क्या दिखेगा उसको, कौन से स्टेट एंड कौन से गांव में है। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, जब वो बेच रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? तो यहां ध्यान रखना, जब कन्वेंस में या एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं आप, एयर होस्टेस ने आपको कोई गुड्स बेचा जो कैटलॉग में था, वो ऐसे विंडो के नीचे थोड़ी देखेंगे कौन से स्टेट के ऊपर है, ये थोड़ी पॉसिबल है। तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर, सॉरी, लोकेशन एट विच गुड्स वेर टेकन ऑन बोर्ड। जो गुड्स तुमने बेचा वो वो बोर्ड पे कब लिया था, वो कन्वेंस में कब लिया था, कौन से स्टेट से लिया था। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल। अब मैं आपको ये बता दूं क्या, पिछले 4 एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस कंटिन्यूअस क्वेश्चन नंबर 6 में, ए या बी में पूछे गए, जिसमें 2 बार गुड्स के पूछे गए, 2 बार सर्विस के पूछे गए। देख लेना आप एनालिसिस करके, 2 बार गुड्स के पूछे गए, 2 बार सर्विसेज के पूछे गए। तो अब समझ लो गुड्स के पूछे ना, तो ये बहुत सिंपल है, आपका लग समझ लेना। तो मतलब ये क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई का 50% चैप्टर आपने खत्म कर दिया। ओके, अब सर्विस में जितना आपको याद रहे, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको सर्विस में, पर सर्विस में कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। और क्या होता है, सर्विस के प्लेस ऑफ सप्लाई डिफिकल्ट जाने की वजह से वो प्लेस ऑफ सप्लाई ना, ये चैप्टर को डिफिकल्ट समझ लेते हैं। तो बेटा सर्विस की वजह से गुड्स का आ गया तो फिर क्या करेंगे, हाथ के मार्क्स थोड़ी छोड़ना है। ओके, कैसा डिफिकल्ट सोच के छोड़ना, ये गलत बात है। सेक्शन 10 तो पढ़ के चले जाना। ओके, सेक्शन 10 भी पढ़ के चले जाए, फिर 12 लेंगे ना, 12 में भी बहुत सी चीजें इजी है, उसको इजी इजी करते जाएंगे। ओके, बहुत सारी चीजें इजी है तो उसको इजी इजी करते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई में आप क्वेश्चनर में आते हो, तो क्वेश्चनर में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल टू शिप टू वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, पढ़ के जाना, अच्छा क्वेश्चन है। पीएसएल लिमिटेड और रजिस्टर्ड पर्सन इन चंडीगढ़। भाई पीएसएल था और पीएसएल रजिस्टर्ड पर्सन चंडीगढ़ का था। पंजाब, ऑर्डर फ्रॉम सीएमआर लिमिटेड और रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची। ओके, अब सीएमआर ने ऑर्डर दिया किसको, पीएसएल को। ओके, सीएमआर ने ऑर्डर दिया पीएसएल को, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन पंजाब, ऑर्डर्स फ्रॉम सीएमआर लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन रांची झारखंड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एमएचटी लिमिटेड। तो अब देखो यहां पे थोड़ा समझ लेना, वो क्या कहते हैं, देखो यहां पे पहले ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसे बनेगा, पीएसएल लिमिटेड रजिस्टर्ड बंदर इन चंडीगढ़ पंजाब ऑर्डर्स। ओके,
तो इसने ऑर्डर दिया फ्रॉम सीएमआर, तो किसने ऑर्डर दिया? पीएसएल, तो मैं यहां लूंगा ये ट्रायंगल बन गया तो इजी हो गया। पीएसएल किसको ऑर्डर दिया? सीएमआर को। ओके, और सीएमआर को क्या बोला कि तू एमएसटी को दे दे, तू एमएसटी को दे दे। तो यहाँ पे ये जो हुआ थर्ड पर्सन, इसने इसको डायरेक्शन दिया और इसने जो है यहाँ पे डिलीवर कर दिया। यह इनवॉइस 1 बनेगा और यहाँ इनवॉइस 2 बनेगा। तो यस, तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? बिल टू शिफ्ट हो गया। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बोथ ऑफ द अबोव सप्लाईज। बोथ मतलब इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करो। तो इनवॉइस 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(b) में फिक्स होगा और इनवॉइस 2 का प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) में फिक्स होगा। ओके, तो 10(1)(b) में जो सीएमआर ने बिल दिया, ओके, पहला बिल किसने दिया था बेटा? सीएमआर ने। तो सीएमआर ने जो बिल दिया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जिसकी डायरेक्शन पे गुड्स दिया, यानी पीएसएल का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो पीएसएल का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? तो पीएसएल का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चंडीगढ़ पंजाब में है। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले इनवॉइस का चंडीगढ़ पंजाब हो जाएगा। फिर पीएसएल ने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया? एमएसटी के साथ। तो एमएसटी को तो डायरेक्ट गुड्स की मूवमेंट हुई, एमएसटी को गुड्स की मूवमेंट हुई, तो उसके केस में ओके, सप्लाई मेड बाय पीएसएल टू एमएसटी और गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई। अच्छा, टर्मिनेट कहां पे गुड्स की मूवमेंट? यहाँ पे तो रांची झारखंड में, तो रांची झारखंड में टर्मिनेट हुई, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रांची झारखंड माना जाएगा। ये समझा क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझा होगा तो बोलिए यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहता हूँ, ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर का, जो आरटीपी में 25 में और एग्जाम में आ सकता है। देखो, मिस्टर बिंदुसार इज ए एम्प्लॉय ऑफ गलगोटिया एंड सन्स वर्किंग इन मुंबई महाराष्ट्र। एक बिंदुसार था, एम्प्लॉय था, ओके, और वर्किंग इन महाराष्ट्र। मिस्टर बिंदुसार इज अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। बिंदुसार अनरजिस्टर्ड था। हिज फैमिली इज लोकेटेड इन बरेली उत्तर प्रदेश। उसकी फैमिली बरेली उत्तर प्रदेश में थी। हिज सन रिक्वायर लैपटॉप फॉर हिज स्कूल प्रोजेक्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। उसका बच्चा कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए भाई, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। देयरफॉर मिस्टर बिंदुसार प्लेस एन ऑर्डर ऑन अमेजिंग.in। अमेजिंग उन्होंने नाम बदल दिया, .in ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो भाई बिंदुसार है, सॉरी, ओके, ये बिंदुसार है और बिंदुसार ने amazing.com पे ऑर्डर दिया, ईसीओ है, ओके, और ईसीओ में बच्चे के लिए ऑर्डर दिया और बच्चा बरेली में था, ओके, उसका बेटा बरेली में था, उसका सन बरेली में था। बिंदुसार कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ठीक है। ई कॉमर्स फॉर सप्लाई ऑफ लैपटॉप लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर हिज सन विच इज डिलीवर्ड टू हिज रेसिडेंशियल प्लेस बरेली। डिलीवरी कहाँ हुई? बरेली में। Mr. Bindusar, while placing an order on e-commerce platform amazing.in, provide billing address of his apartment Mumbai. Billing address मुंबई का लिया एंड ओके, ध्यान से सुनना, बिलिंग एड्रेस मुंबई का लिया और उसके बाद में, हाँ, बिलिंग एड्रेस मुंबई का लिया लेकिन डिलीवर्ड किया बरेली में। तो बोलो फटाफट कहाँ आ जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई? तो नए सर्कुलर के हिसाब से, ओके, चलो पहले तो ये सप्लाई B2C है यानी अनरजिस्टर्ड को है, तो वो केस में लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन लिया जाता है। लेकिन अगर सीबीआईसी सर्कुलर देखा जाए और आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ओके, तो वो केस में एड्रेस ऑफ डिलीवरी लिया जाएगा। तो ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, यहाँ पे बरेली उत्तर प्रदेश लिया जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बरेली उत्तर प्रदेश आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ओ भाई साहब, समझा क्या आपको? बोलो फटाफट, समझा क्या? चलिए, तो ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए, ओके, जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि आ सकते हैं एग्जाम में। चलो अब आ जाओ सेक्शन 12 पे, आ जाओ फटाफट सेक्शन 12 पे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? ओके, तो थोड़ा ये समझ लो, सर्विसेज के प्लेस ऑफ सप्लाई, जनरल रूल फॉर ऑल सर्विसेज। कोई भी सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप फिक्स करोगे तो देखो, अब मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूं। सर्विस के केस में आपने डिवाइड करना B2B और B2C में, ओके, B2B और B2C में। तो पूरा जो सेक्शन 12 पढ़ोगे तो कुछ ऐसी सर्विसेज है, ओके, 12(2), 12(5), 12(7), 12(8), 12(9), ओके, 12(9) और 12(13), 12(9) और 12(13), ये जो 6 सर्विसेज है, ओके, यहाँ पे 12(13) तक, तो ये थोड़ा लर्न कर लेना। ओके, एक जो है जनरल ऑल सर्विसेज, उसके बाद में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज,
organization of event including ancillary service, that is sponsorship, transport of goods, mail or courier. Just a minute beta, just a minute. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मेल और कुरियर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और इंश्योरेंस सर्विस, इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बनती है तो वो भी बना लेना। ये जो 6 सर्विसेज है, जो मैं आपको 6 कैटेगरी बता रहा हूँ, ओके, ये 6 कैटेगरी बता रहा हूँ, ये डिवाइड करना प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए B2B और B2C। अगर ट्रांजेक्शन B2B होगा और B2C होगा तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अब लॉ क्या कहता है कि अगर ये 6 कैटेगरी में आपकी सर्विस आ रही है, B2B होगा तो बिल्कुल सोचना भी मत, B2B होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ओके, जो मतलब ऑल 6 केसेस में ओके, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का जो हमने एड्रेस दिया वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझाऊं तो समझ लो ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस में मैंने जो है, ये आपका इनवॉइस है, ठीक है, ये आपका इनवॉइस है और ये इनवॉइस में मैंने सर्विस, ये सप्लायर है और सप्लायर जो है महाराष्ट्र का है, सप्लायर जो है महाराष्ट्र का है और रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट यहाँ पे ओके एड्रेस है गुजरात का, ओके, और ये रजिस्टर्ड एड्रेस है और ट्रांजैक्शन B2B है, मतलब रिसिपिएंट का GSTN भी है, सर्विस है ट्रेनिंग सर्विस, सर्विस है ट्रेनिंग सर्विस, आप ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हो या कोई भी सर्विस, एग्जांपल लो, ओके, जनरल रूल में सारी सर्विसेज ट्रेनिंग सर्विस होगी, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई किसके ऊपर होगा, जो आपने रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा, रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस गुजरात का लिखा आपने, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इधर आपको गुजरात लिखना पड़ेगा, ओके। B2B होगा तो एक ही है, ओके, जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन का, जो बायर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस लिखा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये 1 हो, ओके, ये वाली हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, या 12 13 तक हो, तो B2B के केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा। हाँ, लेकिन B2C होगा तो थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके, और डिफरेंट केसेस में डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब लॉ क्या कहता है, सेक्शन 12(2) जनरल रूल फॉर ऑल सर्विसेज, कोई भी आपकी सर्विस हो जो आगे 12(3) और 14 में कवर नहीं होती हो, मतलब इंडिया की सारी सर्विसेज, जितनी भी सर्विस व्हाट एवर द नेम, अगर वो नीचे सब क्लॉजेस में कवर्ड नहीं है, यानी ये जनरल है, जनरली जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आया और नीचे के सब क्लॉजेस में वो कवर्ड नहीं है, तो जनरली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, B2B होगा, तो मैंने बता दिया। B2C होगा इफ एड्रेस ऑफ R मतलब रिसिपिएंट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, ओके, तो एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट R एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस आपने इनवॉइस में लिखा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर एड्रेस लिखा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एंड इफ एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस आपका नहीं है, ओके, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई, सिंपल वे में, ओके, तो एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, ओके, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर लिया जाएगा, दैट्स ऑल, सिंपल वे में, ओके। ये B2C के केस में ये सर्कुलर रीड कर लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड एड्रेस वगैरह देना जरूरी है, तो ये आपने रीड कर लेना। उसके बाद में ट्रेनिंग, हाँ, आपकी सर्विस अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, मतलब हमारे ट्यूशन क्लासेस वगैरह ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विस होगी, B2B होगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर आपकी B2C होगी तो लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, हाँ, B2C होगी तो लोकेशन वेयर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, जैसे अभी हमारे फेस टू फेस क्लासेस है, B2C है, सारे स्टूडेंट B2C में आते हैं, तो जहाँ सर्विस परफॉर्म हो रही, आप ऑनलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो जिसका पे कर रहे हो, तो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो और पे कर रहे हो, तो जहाँ मैं सर्विस परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पुणे में परफॉर्म कर रहा हूँ सर्विस, ओके, तो वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये इंटरप्रिटेशन है, पर यहाँ थोड़ा अलग अलग व्यू है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ओके, बस आपको ये लेना है कि B2C होगा तो प्लेस वेयर सर्विसेज परफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज लाइक स्पॉन्सरशिप, ओके, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, आपको लिखना होगा तो लिख देना, इसमें कौन से आते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, जो इवेंट मैनेज करते हैं, ओके, तो जो इवेंट मैनेज करते हैं तो उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ख्याल रखना,
कि कोई आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे रहा है इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप। अब उस इवेंट के लिए अगर कोई स्पॉन्सरशिप भी होगी तो उसके लिए भी। बी टू बी होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और बी2सी होगा, सुनो, बी2सी होगा तो प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। हाँ, तो जहां इवेंट एक्चुअली होगा, ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में जहां इवेंट एक्चुअली होगा, ओके, वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। एंड इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन अब आपका इवेंट आउटसाइड इंडिया है, बी2सी में है, और बी2सी मतलब कोई मैरिज फंक्शन है, और मैरिज फंक्शन में आपका इवेंट आउटसाइड इंडिया है, तो वो केस में फिर जहां इवेंट होगा वो नहीं, ओके, वो केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिया जाएगा। समझ लो आपका इवेंट मैरिज दुबई में हो रहा है, तो ओके, फिर वो नहीं, दुबई नहीं लिया जाएगा, फिर ओके, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, समझ लो मुंबई का बंदा है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और आज ही आपने अपना क्वेश्चनर कंप्लीट कर लेना। ओके, उसके बाद में रूल 5, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रीड करके चले जाना, कि अगर मल्टीपल स्टेट में होगा, अगर बहुत सी बार क्या होता है, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो और आपका इवेंट एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, इवेंट मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, ओके, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर कोलकाता में है, और आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इवेंट्स को, और अलग अलग स्टेट में होगा, मल्टीपल स्टेट में होगा, तो आपको ईच स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर गैप प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। सर ज्यादा अच्छे से नहीं समझा, रूल 5 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, छोड़ देना रूल 5, नॉट रिलेवेंट फॉर इंटर लेवल, ओके, या रीड करके चले जाना। ठीक है, रूल 12 सेक्शन 12(8), ओके, 12(8) क्या कहता है, अगर आपकी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगी, मतलब जीटीए, रेलवे, एयरक्राफ्ट, ओके, जीटीए सर्विस होगी, और मेल या कुरियर वाली सर्विस होगी, देखो बी टू बी होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ओके, बी2सी होगा, सुनो, बी2सी होगा तो लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। समझ लो कि मैं पूना से भेजना चाहता हूँ दिल्ली, और मैंने अपने गुड्स हैंड ओवर किए पूना में ट्रांसपोर्टर को, कि देख भाई दिल्ली लेके जा, तो जहां गुड्स मैं हैंड ओवर कर रहा हूं वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। सुनना, ओके, तो जहां गुड्स मैं हैंड ओवर कर रहा हूं वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर होगा तो 12(2) लग जाएगा, अरे जनरल रूल लग जाएगा। चलो, तो जहां हैंड ओवर होगा, ओके, कुरियर में जहां कुरियर हैंड ओवर होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ओके, अब देखो ये प्लेस ऑफ सप्लाई ना फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना, सेक्शन 12 के, ओके, हर वीक में एक बार देखना, और इसका क्वेश्चन साथ साथ में हर 15 दिन में एक बार देखना, तो ये आपके दिमाग में फिट हो गए। अगर आप सोचोगे एक बार पढ़ने से मेरा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर है, आरसीएम, एग्जम्पशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 3 चैप्टर आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेने ही पड़ेंगे। उसके बाद में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब आपकी सर्विस अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, हो सकता है आप बस से लेके जा रहे हो सकता है रेलवे से लेके जा रहे हो सकता है बाय एयर लेके जा रहे हो सकता है शिप से लेके जा रहे हैं, कोई भी मोड से लेके जाए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यू जर्नी। एम्बार्क मतलब जहां से वो बैठा, जैसा आप ट्रेन में जा रहे हो तो आप बैठ रहे हो, समझ लो दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अगर आप बैठ रहे हो यहाँ पे, ओके, जयपुर से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर। अगर बी2सी होगा, आई रिपीट, बी2सी होगा, बी2बी होगा तो वो तो क्लियर है, ओके, बी2बी होगा तो जहां ओके लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होगा वो लिया जाएगा, लेकिन बी2सी होगा तो वो सिचुएशन में ओके जहां से पैसेंजर बैठेगा ना। अब उसमें एक नोट है, नोट क्या है, राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज वेयर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन। समझ लो आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड ले रहे हो, और आप मेट्रो नोएडा टू दिल्ली है, ओके, नोएडा दिल्ली में आपने कार्ड ले लिया, मेट्रो कार्ड ले लिया, ओके, 1 महीने का मेट्रो कार्ड ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है यार, ओके, जैसे, या फिर चंडीगढ़ से समझ लो ये मेट्रो है, चंडीगढ़ से ओके हरियाणा, या चंडीगढ़ से इधर पंजाब मेट्रो है, ओके, तो आप 2 स्टेट में मेट्रो है, कहाँ से बैठोगे नहीं पता है आपको, और आपके पास मेट्रो पे, तो आपने राइट्स टू पैसेज लिया, राइट टू पैसेज मतलब मेट्रो कार्ड लिया, और आप कहाँ से बैठोगे आपको पता नहीं है, तो फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आप 12(9) से नहीं फिक्स करोगे, 12(2) से फिक्स करोगे। सर 12(2) मतलब क्या, मतलब एड्रेस होगा रेसिपिएंट का तो वो नहीं होगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो यहाँ पे नॉर्मल पैसेंजर सर्विस होगी तो जहां से एम्बार्क होगा, लेकिन अब राइट टू पैसेज है, कोई आपने महीने भर का राइट लिए हुए है, मेट्रो कार्ड लिया हुआ है, और पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नोन नहीं है, तो फिर 12(2) लगा, और 12(2) से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। उसके बाद में इंश्योरेंस सर्विस होगी, इंश्योरेंस सर्विस में बी2बी होगा, ओके, इंश्योरेंस सर्विस में बी2सी,
ओके, और B2B होगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो लिया जाएगा। लेकिन B2C होगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो लिया जाएगा। ओके, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो लिया जाएगा, मतलब रिसिपिएंट का क्या, इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में एड्रेस क्या है वो लिया जाएगा। तो ये जो 6 कैटेगरी है, पहली तो ओपन कैटेगरी है, कोई भी सर्विसेज एक्सेप्ट कवर्ड अंडर दिस क्लॉजेस, मतलब लगभग सारे सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) से फिक्स होता है, अगर वो स्पेसिफिकली नीचे कवर्ड नहीं होगी तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पे, ओके, इसको बस यहाँ तक ही, इसको B2B और B2C में डिवाइड करना। और तो जब भी आप प्रॉब्लम देखोगे तो पहले देखना कि ये 6 कैटेगरी में आ रहा है क्या। तो ये 6 कैटेगरी आपको लर्न करनी पड़ेगी या इसका कोई आपको मेमोरी टेक्निक बनाना पड़ेगा। तो ये 6 कैटेगरी में आ रहा है तो B2B B2C में डिवाइड करना। लेकिन अब इसके अलावा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आगे देखो क्या वो क्या कहते हैं इसमें। अब ओके, आप ले लो 12(3) ले लो या 12(4) ले लो या 12(6), 10, 11 जो भी आगे पढ़ा होगा, इसमें आपको B2B और B2C में डिवाइड नहीं करना है। ओके, आपको B2B और B2C में डिवाइड नहीं करना है। तो अब देखो 12(3) क्या कहता है। 12(3) इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाना। ओके, 12(3) बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 12(3) क्या कहता है, सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बहुत सी कंस्ट्रक्शन सर्विस है, बहुत सारी जो भी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जितनी भी सर्विस है, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, ओके, टाइलिंग, जितनी भी सर्विसेज है, इंक्लूडिंग एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स, एक्सपर्ट्स, लॉजिंग इन होटल। हाँ, होटल में जैसा होटल में लॉजिंग इन, अकोमोडेशन फॉर फंक्शन है, एंसिलरी सर्विस। थोड़ा आप रेगुलर बुक से डिटेल में पढ़ लेना। ओके, तो जो भी सर्विसेज इंक्लूडिंग रेंटिंग, अकोमोडेशन सर्विस, ओके, इंक्लूडिंग रेंटिंग, अकोमोडेशन सर्विस, लॉजिंग सर्विस, ओके, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो अगर आपका ये सर्विस होगी या बोट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज होगी, आई रिपीट, बोट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज होगी, तो लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो ये रेगुलर बुक से डिटेल में देख लेना, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिया जाएगा। और अगर बोट और वेसल पे सर्विस दिया होगा तो जहां बोट और वेसल होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक रूल 4 है, मुझे नहीं लगता कि इंटर लेवल में पूछेंगे, पर भाई मैं पढ़ा देता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि समझ लो मैं मल्टीपल स्टेट में सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे मेरे ओके, जैसा ये है कि होटल्स है, मेरा होटल महाराष्ट्र में भी है, मेरी होटल चेन जो है पंजाब में भी है, मेरी होटल चेन राजस्थान में भी है। ओके, ली मेरिडियन ले लो या मैरियट ले लो, मैरियट जो है अलग अलग होटल में, ओके, मतलब हर स्टेट में होटल्स है। अब आपने मैरियट का एक पैकेज लिया होटल का, और आपने पैकेज लिया 8 नाइट्स 7 सॉरी 8 नाइट 9 डेज का पैकेज लिया। मैरियट ने एक पैकेज निकाला था कि भाई ये 8 दिन का पैकेज हम आपको देते हैं और आप हमारे होटल में कहीं पे भी रह सकते हो, या महिंद्रा और महिंद्रा का पैकेज है कि कहीं पे भी पूरे इंडिया में आप हमारे होटल में रह सकते हो। ये कंप्लीट एक पैकेज है, जितना रहना है आप रह सकते हो। तो आपने प्लान किया, और आपने क्या प्लान किया कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ओके, हम महाराष्ट्र में 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद में राजस्थान में रुकेंगे, और उसके बाद में अलग अलग होटल पे रुकेंगे। 8 दिन का पैकेज आप यूज कर रहे हो। अब देखो क्या हो जाता है, ये पैकेज का सिंगल प्राइस आपसे 2 लाख रुपए लिया गया, 8 दिन का 2 लाख रुपए लिया गया, पर ये 2 लाख में सर्विस सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं ना, उसके मल्टीपल स्टेट में है। आपको वो लॉजिंग सर्विस जो दे रहा है होटल में, वो मल्टीपल स्टेट में दे रहा है। तो अगर आपको लॉजिंग सर्विस वो मल्टीपल स्टेट में दे रहा है, ध्यान से सुनना, लॉजिंग सर्विस अगर आप मल्टीपल स्टेट में दे रहा है, ओके, इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो स्टेट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। समझ लो 2 लाख का पैकेज दिया है उसने, और इसमें आपके 8 नाइट्स दिए हैं, 8 नाइट्स दिए हैं, तो आप कहाँ कहाँ रह रहे हो उसके बेस पर ये 2 लाख डिवाइड करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ेगा। समझ लो आप महाराष्ट्र में रहे तो आपका उतने 2 दिन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, उसके बाद आप जो है राजस्थान में रहे तो उतने 2 दिन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, अगर आप गुजरात रहे तो उतने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। तो नंबर ऑफ नाइट्स, ओके, अंडरलाइन, नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, ओके, आप जो है कितने नाइट्स रुके ये प्रॉपर्टी में, उसके बेस पर डिवाइड होगा। बाकी सारे केस में, ओके, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड बाकी सारी सर्विसेज जो होगी, ओके,
तो वो केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे डिवाइड होगा स्टेट वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, लॉजिंग वगैरह सर्विस होगी तो नंबर ऑफ नाइट्स के बेस पे, और बाकी सारी सर्विसेज में आपको एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर सर्विस बोट या वेसल में होगी, जैसे क्रूज शिप में सर्विस होगी, या आप जम्मू एंड कश्मीर केरला जा रहे हो तो बोट में सर्विस होगी, तो ऐसे केस में टाइम स्पेंट इन अ बोट इन वेसल इन ईस्ट स्टेट, मतलब देखो कर्नाटका से केरला जा रही है, कर्नाटका से बोट केरला जा रही है, तो कितना टाइम कर्नाटका में रुकी, कितना टाइम वो केरला में रुकी, उसके बेस पर आपको जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ेगा। सर ये आएगा क्या, ये फाइनल लेवल पे छोड़ दो, इंटर लेवल पे पढ़ के जाना। इजी अगर आ गया तो आपको लिखते आना चाहिए, बस ऐसे कुछ नहीं यार, सिंपल तो है। ओके, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉजिंग सर्विस होगी तो नाइट के बेस पर डिवाइड कर दो, बाकी सर्विस होगी तो एरिया बेस डिवाइड कर दो। ओके, और बोट और वेसल में होगा तो टाइम स्पेंड बेसिस पे डिवाइड कर दो, इतना तो भी पढ़ के जाना। चलिए, उसके बाद में रेस्टोरेंट कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग। अब ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये स्टार कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपकी रेस्टोरेंट सर्विस होगी या कैटरिंग सर्विस होगी, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज होगी, तो लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म लर्न करना पड़ेगा बेटा। तो रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो जहां आपने सर्विस परफॉर्म की वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। उसके बाद में एडमिशन, एडमिशन मतलब टिकट चार्जेस, सुनो, एडमिशन मतलब टिकट चार्जेस, एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एंसिलरी सर्विस। समझ लो आप कोई अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे, कोई इवेंट में जा रहे, टिकट चार्जेस लग रहे हैं, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टिकट, जो टिकट आएगी उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखा होगा और जीएसटी भी लगा के होगा, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा, तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ओके, और वेयर पार्क इज लोकेटेड, मतलब जहां इवेंट है या पार्क है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर्विसेज ऑन अ बोर्ड कन्वेंस, अब देखो दोनों में डिफरेंस है। ऊपर जब हम सेक्शन 10 पढ़ रहे थे तो सेक्शन 10 में गुड्स सप्लाई हुआ बोर्ड पे, अब कभी कभी सर्विसेज भी सप्लाई होती है ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो अब देखो गुड्स के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर ऑन बोर्ड सर्विस दी गई कोई कन्वेंस पे, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फॉर द जर्नी। अब थोड़ा ये समझना, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द सर्विस, समझ लो ओके, आप ओके यहाँ पे प्लेन में बैठे और वो पुणे से बैठे, और प्लेन का फर्स्ट डिपार्चर आज का पुणे से ही है, मतलब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट डिपार्चर पुणे से। आप ओके प्लेन में उड़ गए, ऊपर आपने एयर होस्टेस को बुलाया और बोला कि भाई ओके मुझे फूड वगैरह प्रोवाइड करो। अब फूड जो है वो कैटरिंग सर्विस में आता है, कैटरिंग सर्विस में आता है, या कोई आपने मूवी वगैरह देखी, आप एयरक्राफ्ट में देख रहे हो, तो अब वो एयर होस्टेस बोली भाई ये मूवी के तो चार्जेस लगेंगे, तो ठीक है, आपने कहा कितने चार्जेस लगते हैं, या इंटरनेट चाहिए कितने चार्जेस लगते हैं, या आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, वो आए, अब वो एयर होस्टेस बिल बनाने लगी। अब बिल बनाते वक्त प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना पड़ता है क्योंकि उसके बेस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। तो अब एयर होस्टेस को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखे, सर्विस, वो सर्विस दे रही है आपको, इंटरनेट फैसिलिटी, मूवी वगैरह के चार्जेस लगा रही है, सर्विस दे रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखे, तो लॉ कहता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई जब पहली बार एयरक्राफ्ट कौन से शेड्यूल पॉइंट से यहाँ पे उड़ा, ओके, तो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट जो था वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब देखो गुड्स के केस में जहां से गुड्स लोड हुआ, जहां से वो गुड्स लोड हुआ जो बेचा गया वो लिया जाएगा। सर्विस के केस में जहां से फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट था, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट था, वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ये समझा क्या बेटा, ये समझा होगा तो बोलो यस सर समझ में आया। ओके, उसके बाद में 12-11 आपकी टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग, मतलब टेलीफोन, आपका मोबाइल वगैरह, डेटा, इंटरनेट डेटा, ब्रॉडकास्ट, केबल, डीटीएच सर्विस होगी। अगर फिक्स लीज लाइन होगी तो प्लेस वेयर फिक्स लाइन इज इंस्टॉल्ड, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, लीज लाइन होगी तो जहां इंस्टॉल की वो प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके पास पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट के साथ होगा या डीटीएच होगा। अगर आपका एड्रेस कंपनी के पास है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर आपका एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अगर कंपनी प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट ओके थ्रू एजेंट बेचती है, थ्रू एजेंट बेचती है तो एड्रेस ऑफ द एजेंट प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। या डायरेक्ट फाइनल सब्सक्राइबर को प्रीपेड मोबाइल बेचती है तो प्लेस वेयर वाउचर इज सोल्ड, प्रीपेड मोबाइल का जहां वाउचर सेल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। इन ऑल अदर केसेस, बाकी केसेस में अगर रिसिपिएंट का एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई वो लिया जाएगा। सिंपल वे में कहूँ क्या,
फिक्स लाइन होगी तो जहां इंस्टॉल हुआ। पोस्टपेड के केस में एड्रेस तो होता ही है, तो पोस्टपेड के केस में अगर कस्टमर का एड्रेस है तो वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। प्रीपेड जब कंपनी बेचती है तो डायरेक्ट आपको बहुत सी बार एजेंट के थ्रू बेचती है, तो एजेंट का एड्रेस डायरेक्ट आपको बेचा तो जहां आपको बेचा गया वो। और बाकी सारी केसेस में एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। रूल 6 मल्टीपल लाइन पेन पर मत पढ़ो, रूल 6 छोड़ देना। ओके, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जिसपे आपने फोकस देना चाहिए वही पढ़ना। उसके बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकरेज, अंडरलाइन स्टॉक ब्रोकर, मतलब कोई इंडिया की सारी बैंक्स या सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स, इंडिया की सारी बैंक्स या सारे फाइनेंशियल सेक्टर, ओके, इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई जब भी ये बिलिंग करेंगे, बैंक्स बिलिंग करेगी, स्टॉक ब्रोकर बिलिंग करेंगे, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? इफ एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एग्जिस्ट तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एंड इफ एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट डज नॉट एग्जिस्ट तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। ओके, सप्लायर। और 12-14 वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट के केस में वो अलग अलग केस में ई स्टेट में फिक्स करना पड़ेगा, 12-14 पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इस चैप्टर को ऐसा देखोगे कि 10 बहुत इजी, इसके मार्क्स पक्के जाना, 12 में पहले 6 बहुत इजी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पूछते हैं, इसके बाद में बचे हुए जितना आपसे पढ़ना होता है, जैसा पढ़ना होता है पढ़ लेना। ओके, इसमें बाकी बचे हुए में इमूवेबल प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट वाला भी आपने कर लिया तो भी बहुत हो गया, तो भी बहुत हो गया। ओके, तो इन शॉर्ट ज्यादा यहाँ पे 12 का टेंशन मत लेना, लैंग्वेज में ज्यादा मत जाना। ओके, तो चलिए अब मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पे मैं रेफर करूँ सेक्शन 12 के, जो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से मैंने डिस्कस करने चाहिए, तो चलिए मैं आता हूँ एक क्वेश्चन पे, एंड दैट क्वेश्चन नंबर 17। ओके, आपके सामने चार्ट है, पहले आप चार्ट से ही प्रैक्टिस करो, सडनली याद करने की कोशिश मत करना, चार्ट से ही प्रैक्टिस करो, सडनली याद करने की कोशिश मत करना। 17 देखो, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। जाओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में, वो पहले 6 में आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट फॉर स्पोर्ट फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट। ओके, तो विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट। तो पहले तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मैं आपको बता दूं, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, B2B B2C में डिवाइड होगा, अगर रिसिपिएंट मल्टी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां इवेंट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। दूसरा, अगर ये मल्टीपल स्टेट में प्रोवाइड हो रहा है, इवेंट आप मल्टीपल स्टेट में कर रहे हो, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ई स्टेट में माना जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ई स्टेट में माना जाएगा। ओके, तो आप अगर आपने मल्टीपल स्टेट में दी तो आपको स्टेट वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा, और वहां पे रूल 5 के हिसाब से आपको वैल्यू स्टेट वाइज अपोर्शन करनी पड़ेगी एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको स्टेट वाइज वैल्यू अपोर्शन करनी पड़ेगी। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मॉक टेस्ट पेपर बार बार पूछा जा रहा है, और ये 25 के मॉक टेस्ट पेपर में पूछा जा रहा है, एग्जाम में आने के, स्टडी मैट में भी है, तो एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ख्याल रखना, यहाँ पे मल्टीपल, आपको ये सेकंड और थर्ड पॉइंट, मल्टीपल स्टेट में अगर सर्विस दिया तो आपको स्टेट वाइज बाइफरगेट करना पड़ेगा, और आपकी ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ली जाएगी। और भाई साहब क्वेश्चन नंबर 17 समझा क्या? समझा होगा 17 तो बोलो यस सर। फिर आ जाओ, ये आरटीपी जैन 25 का क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्ट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26 में आ सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई पे एक क्वेश्चन रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर जॉय, अ अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सेंड अ कुरियर थ्रू कोलकाता। सबसे पहले तो ये गुड्स है या सर्विस है? तो कुरियर है, ओके, मतलब सर्विस है, कुरियर है मतलब सर्विस है, गुड्स होगा तो सेक्शन 10, ओके, और सर्विस होगा तो सेक्शन 12। ओके, थ्रू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बेस्ड ऑन मोहन कुरियर एजेंसी टू हिज सिस्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखो कुरियर एजेंसी है, और कुरियर एजेंसी ने मिस्टर जॉय जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस कुरियर भेजा,
तो अब कुरियर किस में आता है? पहले 6 में कुरियर आ जाता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर आ जाता है पहले 6 में। तो पहले 6 में अगर ये आ जाता है तो ये B2B B2C में डिवाइड होता है। अब ये B2C अनरजिस्टर्ड को दिया, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से कुरियर हैंड ओवर किया तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर, ओके देखो अगर ये B2, एक मिनट, हाँ, तो अगर ये कुरियर है B2B होगा तो रजिस्टर्ड को दिया होगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे केस में ओके भाई ये बंदे ने कहाँ हैंड ओवर किया? कोलकाता में। अगर ये बंदे ने हैंड ओवर किया कुरियर कोलकाता में तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? कोलकाता। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? कोलकाता। चलो बी में ले लेता हूं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट वाला, पैसेंजर गुड्स वाला, वो भी अच्छे से पढ़ के, पहले 6 तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, लखन सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगेन ट्रांसपोर्ट सर्विस है इन नोएडा उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाय राम ट्रेड लिंक, राम ट्रेड लिंक रिसिपिएंट है, जीटीए सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ न्यू दिल्ली। तो भाई लखन सिंह का रिसिपिएंट जो है राम, ओके वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो सवाल ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा और वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पर फिक्स होगा। सुनो, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पर फिक्स होगा। ओके, तो ये हमने देखा 19। उसके बाद में बेटा एक और क्वेश्चन है 23 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 23 पे आ जाओ। मिस्टर करण मुंबई टेक अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन लिया इन मुंबई फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर ओके फेरिसा लिमिटेड एंड गिव्स हिज रेसिडेंस एड्रेस एट मुंबई एड्रेस। अब देखो पोस्टपेड लिया और उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है तो फिर तो सवाल ही नहीं, उसका बिलिंग एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई, तो उसका बिलिंग एड्रेस, अगर एड्रेस दिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर एड्रेस नहीं होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ओके, तो ये जो पोस्टपेड मोबाइल था, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस थी, पोस्टपेड थी तो एड्रेस अगर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, वो लिया जाएगा। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन में, और कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और डिस्क्रिप्शन में देख लेना और वो जरूर आज कंप्लीट करना। डन 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 डन, ये समझ में आया क्या? चलो एक लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं और सेक्शन 9, सेक्शन 9 प्लेस ऑफ सप्लाई पे। यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो रिवीजन तो करना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ओके आपको लर्न करने लायक है। समझा होगा तो बोलो मजा आ गया। ओके बोलो मजा आ गया। चलिए उसके बाद में सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, ध्यान से सुनना, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। अब देखो, नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। अब बहुत सी बार क्या होता है, यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लाई, सुनो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और उसने सर्विस टेरिटोरियल वाटर में दी, उसने सर्विस टेरिटोरियल वाटर में दी, या यानी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर, या हो सकता है लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में और सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई ओके इधर होगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपका सर्विस टेरिटोरियल वाटर में होगा, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर इन टेरिटोरियल वाटर और प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, सुनो लोकेशन ऑफ सप्लायर इन टेरिटोरियल वाटर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। ओके नहीं नहीं बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं लाइव ले रहा हूँ। ओके और बहुत मैंने सडनली 5 मिनट पहले लिंक डाली है। ओके क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो ये चैप्टर मैं आपको रिवाइज कर दूं। तो अगर आपका लोकेशन टेरिटोरियल वाटर में है सप्लायर का, या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में आ रहा है, तो उसका स्टेट कौन सा लिया जाएगा? तो एलओएस और पीओएस शैल बी डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट और यूटी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। मतलब क्या? मतलब अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में तो उसका स्टेट कौन सा, तो जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन का स्टेट होगा वो स्टेट लिया जाएगा। या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में
तो जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन का है वो बेस लिया जाएगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू हमारा चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरह से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया। बस मैं इतना ही करना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और फटाफट आपने ये वीडियो देखने के बाद ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देख लेना, ठीक है। डन 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 डन। तो बेटा यहाँ पे ओके अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे होगे तो प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे लगभग सारे चैप्टर्स रिवाइज कर दिए। अब 2 ही चैप्टर बाकी है, रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस। वो रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस चैप्टर अब जैसे मुझे टाइम मिलेगा ओके टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना, मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स अभी पेंडिंग है। ओके तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा। ओके प्लीज मैसेज मत करो कब आएगा, आने वाले 10 दिन में कभी न कभी मैं वो 2 चैप्टर डाल दूंगा। ओके यानी लाइव ले लूंगा। ओके पर ये एक चैप्टर इंपॉर्टेंट था, आज ही इसको कंप्लीट करना और आज ही इसको यहाँ पे रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई होप आपको जो है मजा आ गया होगा। ओके ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए मैंने ये चैप्टर में आपको बता दिया है। बस ये एग्जाम में इस तरह से पढ़ाई करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।